जी। तो सितारा शफी, बेटा आप पूछो, आप क्या सवाल पूछना चाह रही हो? एक मिनट दो टाइप्स होते हैं, फिटिंग और नॉन फिटिंग। तो फिटिंग को यूटेनस एडिमा भी कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं? बेटा ये आपकी एक भी बात मुझे समझ में नहीं आई, वेरी सॉरी। आप एक काम ये करें कि ये जो सवाल आपने बोला है ना, ये सवाल आप काइंडली मुझको व्हाट्सएप पे इसका वो जो है वॉइस नोट भेजिए, क्योंकि ये आपका बिल्कुल, आपकी शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो वो मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आई है। तो आप काइंडली इसको वॉइस नोट करके मुझे उस पर भेजें व्हाट्सएप पे, मैं फिर आपका क्वेश्चन यहाँ पे सुना दूंगी, प्लीज। अब्दुल्ला, हाफिज अब्दुल्ला, बेटा आप सवाल पूछो। यस मैम। मैम ये जो कल का जो लेक्चर है इसमें कीमोटैक्सिस के बारे में हम पढ़े थे, तो इसमें सेकंड नंबर पे साइटोकाइंस हैं। मैम उनके बारे में बता दें कि ये कहाँ होते हैं और क्या करते हैं। ओके, थैंक यू। मैं अभी बताती हूँ आपको। अब बाकी सब लोग अपने प्लीज माइक्स बंद कर लें, ताकि पहले मैं इसको आंसर कर दूं, फिर उसके बाद फिर हम जो है वो दोबारा से एक और क्वेश्चन लेंगे। ठीक है जी। तो पहले मैं आपके साथ जो है वो पेंट का डॉक्यूमेंट शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, अब आपको डॉक्यूमेंट तो नजर आ रहा होगा। मुझे ये जो है साइटो मीन्स, देखो जो वर्ड साइटो है ना, वो बेसिकली सेल के लिए इस्तेमाल होता है। हम इसको दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। साइटो मीन्स सेल्स, काइन्स मीन्स बेसिकली तो ये वर्ड काइनिन से निकला है, ठीक है, लेकिन बेसिकली हम इसको काइनिन के तौर पे नहीं, बल्कि हम कह रहे होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज फ्रॉम द chemical substances released from cells। ठीक है जी। सेल कोई सा भी हो सकता है, वो हर वो सेल जो कि आपको किसी भी किस्म की जो है वो केमिकल रिलीज कर रहा है, किसी भी सेल से बेशक वो केमिकल रिलीज हो रहा हो, तो वो साइटोकाइन कहलाता है। अब यहाँ पे चूंकि हम इन्फ्लेमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो साइटोकाइंस उन सेल्स को कहते हैं बेसिकली जो कि इन्फ्लेमेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। उन तमाम केमिकल्स को हम साइटोकाइंस कहते हैं। आपका बेसिक सिर्फ यही था कि खाली साइटोकाइंस के हवाले से आपको समझना है, या बेसिकली के साइटोकाइंस फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं ये समझना चाह रहे हो आप? यस मैम, फंक्शंस। अच्छा, साइटोकाइंस जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसके लिए बेसिकली आपने थोड़ा सा ये सवाल जल्दी पूछ लिया, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर है ना, जो हम केमिकल मीडिएटर्स के हवाले से जो एक अगला जो टॉपिक है वो जो हम डिस्कस करेंगे, तो उसके हवाले से फिर वो जो है वो ये आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे। बेटा प्लीज जिसका भी अभी फिलहाल के लिए माइक खुला हुआ है, माइक बंद करिए प्लीज, ताकि मैं इसको आंसर कर सकूं। उसके बाद फिर आप माइक खोल लीजिएगा। 3-4 महीने 3-4 महीने 3 महीने 2 महीने हो गए। देखें, मैं एक दफा फिर बहुत आराम से बोल रही हूँ कि आप लोग अपने माइक्स को स्विच ऑफ करने के बाद क्लास अटेंड किया करें। जब मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है इसकी वजह से। आप लोग पहले माइक स्विच ऑफ करिए, जब आपको सवाल पूछना हो माइक ऑन कीजिए और उसके बाद फिर सवाल पूछिए। ठीक है जी। बाकी सब अपने माइक्स बंद रखें प्लीज। आप लोग माइक चला के इधर उधर बातें कर रहे होते हो और सारी आवाज जो है यहाँ पे आ रही होती है। आपको मैंने पहले भी बताया यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, बाद में शर्मिंदगी होगी जब ये वीडियो यूट्यूब पे चढ़ जाएगी तो। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अच्छा, तो काइनेंस के हवाले से जो साइटोकाइंस हैं बेसिकली ये एक पूरी सीरीज है सेल मीडिएटर्स की, जो कि क्या कर रहे होते हैं, ये केमिकल मीडिएटर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इनटू योर इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, अभी हमने इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स नहीं किया, अभी सिर्फ हम जो कल तक की जो लेक्चर था उसमें हम यहाँ तक करके बैठे हैं कि जी इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसमें जो इवेंट्स होते हैं, जो वैस्कुलर इवेंट्स होते हैं और जो सेल्यूलर इवेंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं। मीडिएटर्स तो अब आएंगे। अच्छा, अब उसमें जो है अगेन एक पूरी लिस्ट है कि आपके पास कुछ जो है वो सीरीज में प्रोटीन मीडिएटर्स हैं, कुछ जो हैं वो फैट के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके मीडिएटर्स हैं, तो वो एक पूरी लंबी लिस्ट है। मेरा ख्याल है इस सवाल को हम यहाँ थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, अगला लेक्चर आप आ जाए, आपका पूरे सवाल का जवाब है वो लेक्चर, ठीक है। तो अगर आप उस वक्त तक वेट कर लो तो वो पहले आंसर हो जाए, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे उसमें आप वो सवाल पूछेगा। इज दैट क्लियर अब्दुल्ला? ओके, ठीक है। हिरा, आप कुछ पूछना चाह रही थी? आई एम सॉरी, आपकी आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है। आप मुझे प्लीज काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर दीजिए। ये आपने जो भी कुछ बोला है पता नहीं किसी को समझ आया या ना समझ आया, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया है। या तो आप व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस नोट भेज दीजिए बेटा, या फिर जो है वो व्हाट्सएप पे इसको वो कर दिए, टाइप करके दे दें, मैं आपको आंसर कर देती हूँ इसका, ठीक है। क्योंकि आपके शायद इंटरनेट का इशू है, बहुत स्लो चल रहा है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सवाल मेरे पास आ गए हैं, तो मैं एक एक करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करती हूँ। कुछ बच्चों ने टाइप किए हैं सवालात। पहला सवाल जो है ये बच्ची जो है मेरे ख्याल में सितारा है, इनका सवाल है कि पिटिंग एडीमा को क्यूटेनियस एडीमा क्यों कहते हैं। बेटा देखो, एक जो सवाल है ये कुछ इस तरह से है कि आपका जो एडीमा होता है वो बॉडी टिश्यूज के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड होता है बॉडी टिश्यूज में, एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड अक्यूमुलेशन, इसको हम जो है एडिमा कहते हैं, ठीक है जी। पहली बात तो आप ये समझ लो कि ये वो पानी है जिसकी बॉडी टिश्यूज को जरूरत नहीं है। इसको उसूली तौर पे इस पानी को या तो सर्कुलेशन में होना चाहिए था, या इस पानी को कहाँ होना चाहिए था, सेल के अंदर होना चाहिए था। टिश्यू के अंदर जो ये मौजूद है ये एक्स्ट्रा है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि टिश्यूज जो हैं वो स्ट्रेच करते हैं। जब टिश्यूज स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है कि सेल्स, जैसे जो डिफरेंट सेल्स हैं या जो उनके दरमियान का जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर ये पानी एक्यूमुलेट कर जाता है। अब ये एडिमा जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक एडिमा ये होता है कि जी बॉडी कैविटीज के अंदर भी पानी का जमा हो जाना, वो एडिमा की एक वेरिएंट फॉर्म है, ठीक है जी। उसमें जैसे मैंने आपको बताया था वो सारे इफ्यूजन्स कहलाते हैं। प्लूरल इफ्यूजन हो गया, यानी आपकी जो लंग्स की जो कैविटी है उसके अंदर पानी के भर जाने को प्लूरल इफ्यूजन कहेंगे। पेरिकार्डियल इफ्यूजन कब कहेंगे, जब हार्ट के अराउंड जो कैविटी है उसके अंदर पानी भर जाएगा। एसाइटिस कब कहेंगे, जब आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अराउंड जो कैविटी है उसके अंदर पानी भर जाएगा, तो वो जो है वो इफ्यूजन कहलाएगा। इफ्यूजन को यहाँ पे लेकिन एसाइटिस का नाम दिया जाता है पेरिटोनियल कैविटी में। फिर इसी तरह से आपके जो जॉइंट्स की जो एक्टिविटी है, जो जॉइंट्स की जो कैविटी है, जो साइनोवियल कैविटी है, वहां पे अगर पानी भर जाता है तो साइनोवियल इफ्यूजन कहलाता है। सो बेसिकली एक तो हो गया कि बॉडी कैविटीज के अंदर पानी का भरना, वो एडिमा की एक टाइप हो गई। दूसरा होता है बॉडी टिश्यूज के अंदर एडिमा का होना। अब एडिमा दो जगह पे हो सकता है, जाहिर सी बात है, या तो वो ऐसी जगह पे होगा कि स्किन के नीचे से नजर आएगा, यानी मतलब जो आपकी जो पेरिफ्रीज हैं, सर हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, चेहरा हो गया, या जो आपके जो मसल्स हैं जो आपकी बॉडी कैविटी या बॉडी की जो सराउंडिंग्स बनाते हैं उसके अंदर अगर पानी उन टिश्यूज में, यानी आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं और उसके साथ जो आपके जो स्किन और उसके नीचे का जो टिश्यू लगा हुआ है, अगर उसमें पानी भरता है तो ऑब्वियसली वो जो एडिमा होगा वो क्यूटेनियस एडिमा कहलाएगा। अच्छा, अब अगर तो क्यूटेनियस एडिमा है यानी कि स्किन या उसके नीचे का जो टिश्यू है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, उसको हम क्यूटेनियस एडिमा कह रहे हैं।
अच्छा, अब उसमें ये होता है कि अगर वहां पे जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर अगर आप उसको जोर से प्रेशर देंगे ना, उस स्किन के ऊपर अगर आप प्रेशर देंगे तो वहां पे एक छोटा सा घड़ा बन जाएगा। ठीक है जी, वो घड़ा थोड़ी देर तक रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता जब वो जो प्रेशर देने की वजह से जो पानी जो स्किन के नीचे से डिस्प्लेस होके जो खड्डा बन गया था, वो थोड़ी देर के बाद जब वो पानी दोबारा से उस टिश्यू के अंदर आ जाएगा तो वो दोबारा से भर जाएगा घड़ा। ठीक है जी, तो दैट घड़ा बेसिकली इज नोन एज अ पिट। और उस टाइप का एडिमा अगर तो हो रहा है तो वो पिटिंग एडिमा कहलाता है। अच्छा, एक और भी टाइप है जिसमें चूंकि वो स्किन या स्किन के टिश्यू से नीचे जो मसल्स होते हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो अगर आप उसको स्किन को दबाएंगे भी ना तो चूंकि पानी स्किन में नहीं है तो वो पिट नहीं बनेगा। जब वो पिट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि पिटिंग एडिमा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डीप टिश्यूज के अंदर पानी की एक्यूमुलेशन हो रही है जिसकी वजह से वो एडिमा हो रहा था, तो वो डीप एडिमा कहलाएगा। और जो स्किन के नीचे हो रहा था वो क्यूटेनियस है, और क्यूटेनियस में जब आप दबाएंगे तो स्किन के नीचे से पानी निकल के साइड पे एक पिट बन जाएगी, इसलिए उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आप मुझे प्लीज हैंड रेस करके बता दें या किसी तरह से बता दें कि आपको बात समझ में आ गई है, आपका जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया, ताकि फिर मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं। सितारा का मैसेज आ गया है। नहीं, मैसेज किसी और का मैसेज आया है। हाँ जी, कोई सवाल? सितारा, आपको बात समझ में आ गई है? आप काइंडली मुझे बता दीजिए। अगर समझ में आ गया तो बेटा मैसेज ही कर दो, मतलब कहीं पे मैसेज कर दो ताकि फिर मैं आगे चलूं। ये माइक किसका खुला हुआ है? सितारा शफी, आपने माइक खोला है, आपको समझ में आ गया बेटा? मैम मेरी कनेक्शन का प्रॉब्लम था तो इस वजह से मैंने कंप्यूटर में खोला है, तो अभी मुझे नहीं पता आपने क्या बताया था। ओहो, अच्छा, देखिए मैंने ये बताया है। अब आपका ही सवाल था ना ये पिटिंग वाला, क्यूटेनियस और पिटिंग वाला। अच्छा, तो देखें इसमें इस तरह से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली एडिमा जो होता है ना वो पानी का भर जाना होता है बॉडी टिश्यूज के अंदर। अब या 3 जगह होती है जहां पे पानी भर सकता है। एक तो वो जगह होती है जो कि स्किन के बिल्कुल नीचे होती है, यानी यूं समझ लें आपकी जो बॉडी की लाइनिंग्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि स्किन की अपनी जो लेयर्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है डीप टिश्यू। ठीक है, स्किन एंड लेयर्स, उसके बाद है डीप टिश्यू। डीप टिश्यू के अंदर आपके पास आ जाते हैं यूजुअली मसल्स। ठीक है जी, और उसके बाद फिर जो तीसरा है ऑब्वियसली वो आ जाती है कैविटी। ऑब्वियसली जब जो पोर्शंस खत्म हो जाएंगे, जो पेरिफेरल पोर्शंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? कैविटीज रह जाएंगी। ठीक है जी, तो अगर तो स्किन के अंदर पानी भरता है, ठीक है जी, अगर स्किन के अंदर पानी भरता है तो ये जो एडिमा कहलाएगा, ऑब्वियसली ये क्या कहलाएगा? क्यूटेनियस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर तो डीप में होता है, मसल्स हैं, मसल्स के दरमियान में पानी भर जाता है, तो ऑब्वियसली वो स्किन तक उसका पानी नहीं पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो ये डीप एडिमा कहलाएगा। इसके बाद क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पुल के तहत जहां जहां ग्रेविटी होगी उसके अगेंस्ट जो है वो पानी होगा। लाइक अगर आप लेटे हुए हैं तो ये आपकी जो पेट से फॉर एग्जांपल पेट के अंदर पानी भरा हुआ है, आप लेटे हुए हैं तो पीठ की तरफ पानी होगा, करवट लेंगे तो जिस साइड पे करवट जो पोर्शन जमीन की तरफ होगा उसकी तरफ जो है आप जो बॉडी का पानी है वो शिफ्ट होता चला जाएगा। तो ये 3 टाइप्स हो गई। अब ये जो कैविटी के अंदर जो एडिमा होता है इसको हम कहते हैं इफ्यूजन। ठीक है जी, ये जो कहलाता है ये कहलाता है डीप एडिमा।
ठीक है, और ये जो है ये सुपरफिशियल एडिमा या क्यूटेनियस एडिमा। तो मैम ऊपर वाला फिटिंग है और नीचे वाला नॉन। मैं बता रही हूँ। अब हो क्या रहा है कि बेसिकली आपने एक अदद प्रेशर दिया है इस जगह पे, आप चेक करना चाह रहे थे कि यहाँ पे एडिमा है या नहीं, आपने इस पे इस जगह पे प्रेशर दिया, ठीक है, स्किन पे इस जगह पे प्रेशर दिया। तो आपने जब हाथ से प्रेशर दिया ना, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि स्किन का जो ये वाला पोर्शन है, इसके नीचे का जो पानी है ये डिस्प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ से ये पानी डिस्प्लेस हो जाने के बाद क्या होगा कि पानी साइड्स पे चला जाएगा, और जब आप इस से प्रेशर हटाएंगे यहाँ पे एक अदद पिट बन जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि पानी साइड से हट गया है तो एक पिट या एक खड्डा सा बन जाएगा, इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आखिरी मर्तबा बता रही हूँ कि जो भी ज्वाइन कर रहा है उसका माइक म्यूट होना चाहिए, ठीक है। दोबारा ये इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। आप एक तो माइक खोल के बैठे हुए, ऊपर से पीछे बातचीत भी कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ नाम ले रही हूँ तो मुझे जवाब भी नहीं दिया जा रहा है इसका। ये क्या तरीका है? ऐसे इस तरह तो नहीं बिहेव किया जाता। अहमद रजा, अगर इसके बाद आपकी दोबारा से माइक ओपन हुआ है तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। 4 मरतबा हो चुकी है ये। सितारा बेटा समझ में आ गया आपको? सितारा? यस मैम। ठीक है, तो पिटिंग एडिमा का मतलब ये होता है कि स्किन के नीचे पानी भरा हुआ है, आपने प्रेशर दिया, पानी डिस्प्लेस हो गया, एक खड्डा बन गया जो काफी देर के बाद जो है वो दोबारा से भर जाएगा। ठीक है जी, तो उस तरह का जो एडिमा होता है उसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। मसल्स के अंदर अगर एडिमा होता है फॉर एग्जांपल, तो वो स्किन तक तो नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप उसमें प्रेशर देंगे तो वो दबेगा तो सही, लेकिन पानी क्योंकि स्किन के नीचे नहीं है इसलिए डिस्प्लेस नहीं होगा, तो वो कौन सा एडिमा कहलाएगा? नॉन पिटिंग एडिमा कहलाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद जो बाकी कैविटीज के अंदर जो पानी भरता है उसको हम इफ्यूजन कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? तो मैम जिसमें खड्डा बने वो क्यूटेनियस है और जिसमें खड्डा ना बने वो नॉन फिटिंग है। जी, नॉन फिटिंग है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं, एक और सवाल आया है मेरे पास मुदस्सर हसन की तरफ से। आई हैव अ क्वेश्चन, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एंड प्रो एपोप्टोटिक, इनका क्या रोल है प्लीज बता दें। बीसीए देखो, आपके जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स होते हैं उनका काम क्या होता है? एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करना। ठीक है जी, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स का मतलब क्या है? वो प्रोटीन्स, एंटी मीन्स नो, एपोप्टोटिक मीन्स ऑब्वियसली एपोप्टोसिस, प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस होने से रोकें। ठीक है जी, उनको एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स कहते हैं। ये उस वक्त तक रिलीज होते हैं जब तक के सेल वायबल होता है, यानी सेल का टाइम, जो नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म नहीं हुआ है, सेल को अभी लिव करना है, उसको किसी किस्म की कोई डिजीज भी नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा जो सेल है उसके अंदर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स काम करते हैं, और ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस को होने से रोकते हैं। ठीक है जी, एज सून एज एपोप्टोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कब शुरू होता है? ऑब्वियसली जब सेल का टाइम स्पैन पूरा हो जाता है। हमें मालूम है कि एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ठीक है जी, प्रोग्राम सेल डेथ है, इसका मतलब ये है कि पूरा प्रोग्राम है। सिर्फ फॉर एग्जांपल आरबीसी की एग्जांपल लेते हैं, 120 डेज इसका टाइम स्पैन है,
ठीक है जी। तो 120th डे पर जो आरबीसी वो स्प्लीन के अंदर जाएगा तो वहां पे ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसके एक्टिव हो जाएंगे। कौन से वाले? एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। एपोप्टोटिक प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जब ये एक्टिवेट होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका जो एपोप्टोसिस का प्रोसेस है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जी लाइगेंड और उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है वो हो जाएगा और उसके नतीजे में फिर जो है वो जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम होकर उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ तक कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो? मुदस्सर हसन, आपको बात समझ में आ गई तो काइंडली मैसेज कर दीजिए। जी मुदस्सर हसन आंसर करिए। अच्छा जी, यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई है तो एक सवाल यहां आया है कि ओल्ड एज लीड्स टू मेटाप्लेजिया। ओल्ड एज लीड्स टू मेटाप्लेजिया मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो कि वेदर ओल्ड एज लीड्स टू मेटाप्लेजिया और नॉट, ऐसा ही है? यस या नो बोलिए अली हुसैन। यस मैम। अच्छा देखो बेटा, एज का मेटाप्लेजिया से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? लेट मी बी वेरी क्लियर, एज का मेटाप्लेजिया से कोई ताल्लुक नहीं है। मेटाप्लेजिया जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन अडल्ट सेल फॉर्म टू अनदर अडल्ट सेल फॉर्म। उसके लिए पीछे कोई ना कोई जो कॉजेटिव एजेंट का होना जरूरी है, उसके बगैर मेटाप्लेजिया नहीं होती। ओल्ड एज इज नॉट द रीजन फॉर मेटाप्लेजिया। अगेन वही वाली बात है, मेटाप्लेजिया का मतलब है सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। ओल्ड एज में अगर आपको याद हो हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि ओल्ड एज जैसे जैसे होती जाती है एट्रोफी का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। तो मेटाप्लेजिया मींस सेल की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इस तरह नहीं हो पा रहा, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ओल्ड एज इज नॉट लीडिंग टू मेटाप्लेजिया। देयर शुड बी अ डिजीज प्रोसेस दैट शुड बी गोइंग ऑन so that metaplesia can take place. Say for example हमने जो एग्जांपल की थी वो कौन सी की थी अगर आपको याद हो, कि सिगरेट स्मोकिंग के हवाले से बात की थी कि अगर एक बंदा कंटिन्यूसली सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है तो उसके नतीजे में अगर उसकी एपिथेलियम चेंज हो जाएगी फ्रॉम सिंपल टू मल्टीपल एपिथेलियम, देन दैट इज नोन एज मेटाप्लेजिया। ये कौन है बच्ची? नम्रा आफ्ताब। लोगों को समझाना जो है ना वो मतलब दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। एक बात समझाने की कोशिश करें वो आपको नहीं समझ में आ रही। अच्छा अली हुसैन बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम क्लियर था, बस थोड़ा कंफर्म कर रहा था कि मेटाप्लेजिया होता है कि नहीं होता ओल्ड एज में। देखो मेटाप्लेजिया में हमेशा याद रखना वन अडल्ट सेल फॉर्म इज ट्रांसफॉर्म टू अनदर अडल्ट सेल फॉर्म, ठीक है जी? तो उसके अंदर कभी भी वो तमाम प्रोसेसेस जो कि एट्रोफी कॉज करा रहे हैं वो कभी भी सेल प्रोडक्शन की तरफ नहीं लेके जाएगा उसको, ठीक है ना? तो ओल्ड एज बेसिकली बिल्कुल एक अलग डोमेन है, वो वहां पे नहीं लेके जा सकते आप उसको। क्लियर है ये बात? ओके यस मैम थैंक यू। ओके बिस्मा सिद्दीकी, आपका सवाल है कि ऑप्सोनाइजेशन में बगिंग का प्रोसेस बगिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन कर दें कल के लेक्चर से। हाउ इज द टारगेट मार्क्ड बाय द ट्रांसमिटर्स? एक मिनट, बगिंग तो नहीं कहला रहा था वो प्रोसेस, उसको हम कुछ और कह रहे थे बेसिकली। मैम वो भी मुझे समझ नहीं आया इसलिए। देखो जो 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 प्रोसेस है उसको हम कहते हैं रिकग्नाइजेशन। प्लीज माइक बंद कर दें। ओके मैम प्लीज माइक बंद कर दें। हाँ जी, देखो बगिंग नहीं कहलाता, ये रिकग्निशन का प्रोसेस कहलाता है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक तो यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है,
बगिंग नहीं कहलाता, ये कहलाता है रिकग्निशन। अच्छा, रिकग्निशन किस तरह से होता है कि जो ऑप्सोनेंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ऑप्सोनेंस जो है वो बेसिकली बाइंड कर जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट। ठीक है, अच्छा वो किस तरह से होता है, इसकी मैं एक एग्जांपल दे सकती हूँ आपको कि से फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन का जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से है कि आप जब किसी भी डिजीज ऑर्गेनिज्म से साथ फर्स्ट एक्सपोजर लेते हैं ना, तो आपको बीमारी होती है। ठीक है, डिजीज ऑर्गेनिज्म के साथ फर्स्ट एक्सपोजर लेने पे आपको बीमारी होगी। ठीक है, बॉडी थोड़ा सा टाइम लेगी और उसके बाद आपको उस बीमारी से निजात हो जाएगी। थोड़ा सा आपको असिस्टेड होगा, ऑब्वियसली आप कोई उसके लिए दवा भी लेंगे, आप उसका इलाज भी कराएंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा कि जिस फर्स्ट एक्सपोजर के बाद जब आप ठीक हो जाएंगे तो आपकी बॉडी में IgM बन जाएंगी। ये एंटीबॉडीज कहलाती हैं। ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है जिसमें हम ये बात डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको अभी यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है जी, तो फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर IgM एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, इसी डिजीज ऑर्गेनिज्म के साथ जब आपका सेकेंड एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में बन जाती हैं IgG एंटीबॉडीज। ठीक है जी, अब ये जो एंटीबॉडीज बनती हैं इनका काम क्या है बेसिकली कि ये अब सारी लाइफ के लिए इस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज बन गई। ये थ्रू आउट लाइफ आपको इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल एक नॉन ऑर्गेनिज्म, यही ऑर्गेनिज्म थर्ड टाइम आके आपके बॉडी में इसने अटैक किया। प्लीज माइक बंद कर दें बेटा, प्लीज माइक बंद कर दें। एक दफा में समझने की कोशिश करें, सुन लिया करें। थर्ड एक्सपोजर हुआ आपका। ठीक है, अब क्या है, अब आपको किसी किस्म की एंटीबायोटिक की, किसी भी किस्म की कोई और जो असिस्टेड जो ट्रीटमेंट है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डाउन हुई है। ठीक है जी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अगर बहुत ज्यादा डाउन हुई है तो वो दूसरी बात है, लेकिन यूजुअली आपकी बॉडी क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एंटर होगा। ठीक है, और आपकी जो IgG है वो उसको आइडेंटिफाई करेगी और आइडेंटिफाई करके इसके सरफेस पर अटैच हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये सरफेस पे अटैच हो गई। अब जैसे ये सरफेस पे अटैच होगी, ये अट्रैक्ट करेगी किसको, T लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, जो कि होंगे आपके किलर T सेल्स, और वो आके ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। मैक्रोफेजेस के सरफेस पे भी होता है, मैक्रोफेजेस आके बाउंड हो जाएंगे और मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, व्हाटएवर जितने भी आपके इम्यून सेल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दिस ऑप्सोनाइज्ड ऑर्गेनिज्म और फिर उसको जो है वो किल कर देते हैं। आपके सवाल का आंसर हो गया है या मैं इसको नहीं दे पाई? यही पूछा था आपने या कुछ और भी पूछा था बिस्मा? यही पूछा था, लेकिन एक और क्वेश्चन ये था कि IgG जो सेकंड एक्सपोजर में एक्सपोज हो रही है वो हर टारगेट के लिए अलग होंगी? बंद करें, माइक बंद करें, माइक बंद करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। IgG हर ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट होती है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक IgGs होती हैं। अगर उसका डिफरेंट वेरिएंट, अगर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट वेरिएंट भी होगा ना तो उस वेरिएंट की भी अलग IgG होगी। क्लियर है ये बात? यस सर। ओके, अच्छा यहाँ तक बात हो गई। हमारे पास टाइम, ये अभी मीटिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं आपको दोबारा से जो है ID पासवर्ड भेजती हूँ, ठीक है? ये मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, इसके बाद मैं दोबारा ID पासवर्ड भेज रही हूँ।